साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं मेरे सारे होम साइंटिस्ट। और आज बहुत लंबे समय के बाद क्लास हो रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, जिस वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी। मुझे पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, जो कि पीवाईक्यू है। एचटेट का पेपर है 2020 का, आप जैसे देख सकते हैं होम साइंस का। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ और भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर पाऊँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या करना है, लाइव चैट में कनेक्ट होना है, मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए लाइव चैट को और हम क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, लाइव चैट को ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। ठीक है, गेट रेडी होम साइंटिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो है आप ये देख सकते हैं, ये पेपर है और इसमें आपके सबसे पहला आपके पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, तो जो कि हम नहीं करने वाले हैं। फिर आपके आता है इसमें लैंग्वेज का पेपर आता है, ठीक है, ये भी हम नहीं करेंगे। देन फिर आपके इसमें जर्नल स्टडीज़ आती हैं, इसको भी छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम केवल देखेंगे पार्ट 4 जो कि है आपके होम साइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, सब हंस रहे होंगे क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूज़न है मुझे थोड़ा सा। ठीक है, क्रॉस लाइंस में और हॉरिजॉन्टल लाइंस में, तो मैं इसको क्लियर करके आपको इसका आंसर टेलीग्राम पर दे दूंगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला वाले ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो जिसे हिंदी पसंद है हिंदी में आंसर करो, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश में आंसर करो। ठीक है, बताइए इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मिल्क फैट, जिसमें आपके नेचुरल मीडियम चेन फैटी एसिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, जब हमने फैट्स पढ़े थे तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा था। तो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किसके तहत जो है आप गतिविधियों को समूहीकृत करते हैं, असाइन करते हैं, संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा क्या है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, असाइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या इवैल्यूएशन। आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग, हमने प्लान कर लिया कि हमें भाई बर्थडे प्लान कर लिया, अब उसमें बर्थडे में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम असाइन करेंगे ग्रुप्स में कि तुम्हें डेकोरेशन देखनी है, तुम्हें केटरिंग का काम देखना है, जो भी है। ठीक है, व्हाटएवर। तो एक्टिविटीज़ को असाइन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर दे रहे हैं। ठीक है, संसाधनों का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपके आ जाता है आयोजन के अंतर्गत, मतलब ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए एडोलेसेंस की। ये आपके जो है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, एकदम करेक्ट बात है। इट इज़ अ स्टेज ऑफ इमोशनल टर्मोइल, बिल्कुल सही बात है। ये इट इज़ अ स्टेज ऑफ आइडेंटिटी सर्चिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सेक्सुअल विकास की अवस्था है, भावनात्मक उथल पुथल है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा की स्टैनली हॉल बोलते ही है। इसके अलावा ये पहचान खोजने की अवस्था है, आइडेंटिटी क्राइसिस है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। 95 को देखेंगे। इस तरह के निवेश में पैसे के साथ साथ जो आपको ब्याज मिलेगा, प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट द मनी इन्वेस्टेड एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्स फ्री। क्या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि आपको राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसे आप बोलते हैं, जो कि आपको डाकघर द्वारा मिलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वेट वेरी वेरी की क्या विशेषताएं हैं, जल्दी से बताइए। वेट वेरी वेरी की विशेषताएं, अभी हमने B1 पढ़ा था, तो वेट, ड्राई, इन्फेंटाइल वेरी वेरी को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। वेट वेरी वेरी स्पेशली आपके 40 के जो ऊपर चले जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनमें आपको देखने के लिए मिलता है वेट वेरी वेरी। और इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि इसमें अडिमा मतलब सूजन देखने के लिए मिलती है। तो टांग चेहरे में सूजन, एकदम करेक्ट बात है। इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डिस्क्रीज जो है आपके डिक्रीज करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, बिल्कुल ठीक बात है। पल्स रेट को बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 97।
निम्नलिखित में से आपको सही कथन जो है, निम्न कथन सही है ये बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इसको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पे भी सर्कल कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। जीपीएफ जो है आपके विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, एकदम करेक्ट बात है। जीपीएफ जो है वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीएफ जो है नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, एकदम करेक्ट बात है। सीपीएफ नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है। सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। विटामिन ई, आपके ए सी एंड ई जो है विटामिन आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ए में भी अगर आपसे स्पेशली पूछे तो बीटा कैरोटीन आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। कभी भगवान न करे ए सी ई में से आपसे पूछ ले कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सबसे मेन एंटीऑक्सीडेंट है और ऑप्शंस ये ना दिया हो, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो आप ई के साथ जाएंगे। विटामिन ई इज मेनली जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? कभी ए सी ई ऑप्शन दिए हो और बी दिया हो, चार में से आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, तो स्पेशली विटामिन ई करता है, ठीक है। चलिए, बाकी तो तीनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर, एक मैट्रिलिनियल फैमिली के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। एक मैट्रियार्कल फैमिली होती है, एक पैट्रियार्कल फैमिली होती है, बताइए। द गर्ल कम टू हर हस्बैंड्स हाउस आफ्टर मैरिज, फैमिली मेंबर यूज अ मदर सरनेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, फैमिली मेंबर्स यूज अ फादर सरनेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। जल्दी से बताइए। जब हम मातृवंशीय परिवार की बात करते हैं तो हमें पता है कि परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम लगाते हैं, उसी परिवार को हम मातृवंशीय परिवार कहते हैं। हम लोग कौन से सोसाइटीज़ में रहते हैं? हम पैट्रियार्कल फैमिलीज़ में रहते हैं, पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में रहते हैं। पितृवंशीय हमारी परंपरा है, मेल जो है हमारे यहाँ डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हम सब अपने फादर का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100, जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ? जल्दी से आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स बहुत तेजी के साथ। तो बीसीजी का टीका, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, बीसीजी का टीका जो कि आपके ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लगता है। ट्यूबरक्लोसिस जो कि आपके एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। और इसकी वजह से इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका 24 आवर्स के अंदर लगा दिया जाता है। मीजल्स का टीका आपको 9 मंथ पे लगता है, 9 मंथ पे बच्चे को लगाया जाता है। और इसी के टाइम पे विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। जस्ट 1 ईयर के बाद जब 1.5 महीने वाला टीका लगता है तब विटामिन ए की 1.5 साल वाला तब विटामिन ए की दूसरी डोज बच्चे को दी जाती है और फिर 5 साल तक डोज देते रहते ही हैं। डीपीटी आपको पता ही है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस के अगेंस्ट, 3 बीमारियों के अगेंस्ट ये टीका लगता है। और एमएमआर तो साथ में ही लगता है 9 मंथ पे, मीजल, मम्स एंड रुबेला के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 101 पे चलते हैं। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ की श्रेणी में निम्नलिखित कौन से फूड आते हैं? जल्दी से बताइए। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब जीएलवीज, या फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड फिश, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जल्दी बताइए। यस, वी नो दैट जब हम सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ की बात करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां फल से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। और जब हम फूड कैटेगरीज की बात करते हैं तो दूध वगैरह से हमें प्रोटीन्स मिलता है। प्रोटीन का मेन फंक्शन बॉडी बिल्डिंग करना होता है। अगर यहीं पे अनाज होता तो अनाज का मुख्य काम हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है, कार्ब्स देना होता है, ठीक है। यहाँ पे घी तेल होता तो हमें फैट मिल रहा होता। यहाँ पर अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा। और विटामिन मिनरल का मेन काम होता है प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 102 नंबर का। द पीरियड ऑफ गैंग एज, गैंग एज ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। गैंग एज, डर्टी एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, ये इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लेटर चाइल्डहुड को आपके गैंग एज के नाम से जानते हैं। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था, तो 6 से 11 वर्ष यहाँ पर आंसर आपके सही हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए 103, वाइल रिमूविंग स्टेन द फॉलोइंग सीक्वेंस शुड बी फॉलोड। धब्बे हटाते समय आपको कौन सा अनुक्रम का पालन करना चाहिए? पहले शीतल जल में भिगोएं, फिर अम्लीय घोल से उपचार करें, फिर क्षारीय घोल से उपचार करें, फिर गुनगुने पानी में भिगोएं। बताइए, कोई स्पेशली स्टेन नहीं दिया है, सिंपल आपसे पूछा है कि स्टेन रिमूव करना है तो आप क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे? आंसर करेंगे।
आंसर करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके आ जाता है फर्स्ट, सबसे पहले शीतल जल में डुबोएंगे, ठीक है। फिर आपके आ जाएगा फोर्थ, है ना। फिर आपके आ जाएगा फोर्थ गुनगुने पानी में भिगोना है। फिर आपके आ जाएगा क्षारीय घोल से उपचार करेंगे। फिर आप अम्लीय घोल से उपचार करेंगे। तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। आपके जो आंसर की है उसमें भी यही आंसर दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का उदाहरण बताइए। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफेलोकॉडल आपके 2 डेवलपमेंट की डायरेक्शंस होती हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, और आपके जो सेफेलोकॉडल होता है हेड टू टो। तो बताइए, विकास का सर पैर की तरफ से बढ़ना, नीचे इसमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। हेड टू फुट गलत, ये सेफेलोकॉडल हो गया। डेवलपमेंटल प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज, एकदम सही बात है। सेफेलोकॉडल की यही विशेषता होती है कि सेंटर पहले डेवलप होता है, फिर पेरिफेरीज आपके डेवलप होती हैं, एक्सट्रीमिटीज डेवलप होती हैं। बच्चों का हाथ से पहले बाहों का उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे पूरे हाथ का यूज़, फिंगर्स का यूज़ जो है बाद में कर पाते हैं, पहले पूरे हाथों से उठाते हैं। पैर टांगों के क्षेत्र से पहले ट्रंक का विकसित होना। आंसर करिए क्या सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पर केवल आपके सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। विकास का आपके केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का उदाहरण है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट ही यही है। बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना, बाहें मतलब आपकी सेंटर पहले डेवलप हो रहा है, बच्चा पहले पूरे हाथ हिलाता है, धीरे धीरे अपने उसके हाथों पर कंट्रोल आता है, फिर उसकी फिंगर्स पर कंट्रोल आता है बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड आपके ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल्स सीख सकता है। अ चाइल्ड कैन लर्न मोटर स्किल्स बाय ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इमिटेशन, ट्रेनिंग, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। एक बच्चा मोटर डेवलपमेंट सीख सकता है किसके द्वारा, सभी के द्वारा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मतलब बार बार ट्राई करेगा, फिर धीरे धीरे उसको पकड़ आ जाएगी, धीरे धीरे वो अपनी मोटर एक्टिविटीज़ करने लगेगा। भाई उठेगा चलेगा गिरेगा, फिर उठेगा चलेगा गिरेगा, फिर उठेगा चलेगा गिरेगा, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। इमिटेशन, आपको नकल करते हुए देखेगा, एक बार कंघा नहीं चला पाया, फिर बाद में उठा के हो सकता है अपने ऊपर कॉम चलाने लग जाए, अपने बालों में उसके कॉम चलने लग जाए। ट्रेनिंग, आप जितना बच्चे को ट्रेन करेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग है ना, इस तरीके की ट्रेनिंग्स आप देंगे तो उसकी अपनी मोटर स्किल्स पे, यहाँ पर फाइन एंड ग्रॉस की बात ही नहीं हो रही है, मोटर स्किल्स दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो अच्छे से उसका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, विकसित होगा। तो सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट बताइए, इस रेशे के आविष्कार होने के बाद इसका नाम टेरिलीन या डेक्रॉन रखा गया। जल्दी से आंसर करिए, टेरिलीन डेक्रॉन किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलिएस्टर, सब आंसर क्या करेंगे, पॉलिएस्टर जो है आपके टेरिलीन या डेक्रॉन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। फोलिक एसिड इज क्लासिफाइड अंडर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या होता है जरा बताना, मैंने बताया हुआ है ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट किसे बोलते हैं। आज ये वर्ड भी मुझे मिल गया आपको पढ़ाने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट, आंसर करिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट बोलते हैं। ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से हम 60 to 70% एनर्जीज को यूज़ करते हैं, बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। फिर बात आती है फैट की, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में नहीं है तब हम जाते हैं फैट्स के पास, हमारी सेल्स जाती हैं, ठीक है। लास्ट में हमारी सेल्स जाती हैं प्रोटीन्स के पास एनर्जी लेने के लिए। इसका मतलब आपकी बॉडी की कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट। इसकी बात मैंने किसी दिन की है, बताया है, और मैं एक बार फिर आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। दैट इज प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट। तो ये इसका आंसर नहीं है, आपको आंसर बताना है। ये तो मैंने आपसे पूछा था प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या होता है। फोलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया गया है, दैट इज आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि फोलिक एसिड आपके क्या है, B9 है। इसकी कमी अगर आप बॉडी में हो जाती है तो एंटिटी डिसऑर्डर्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है, लाइक एनएन्सेफेली, लाइक क्रेनियोडेक्सकाइसिस, लाइक स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। In this development stage, children are attracted towards the parents of opposite sex. Example, daughter is attached to father. ये आपके सिगमंड फ्रॉइड की बात हो गई। विकास के चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे
पुत्री का पिता से जुड़ाव, है ना, या माँ का लड़के से जुड़ाव, इसे आप क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट स्टेज बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, होमोसेक्सुअल बोलते हैं, या हेटेरोसेक्सुअल्स बोलते हैं? जल्दी बताइए, ये कौन सी अवस्था है? ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे माँ का लड़के से जुड़ाव हो जाना और लड़की का पिता की तरफ अट्रैक्ट होना, ये हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल नहीं। होमोसेक्सुअल वो होते हैं जैसे लेस्बियन, गे जो होते हैं, एलजीबीटी जिन्हें हम बोलते हैं, तो जो सेम सेक्स के साथ, सेम जेंडर के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, लड़का लड़का लड़की लड़की। हेटेरोसेक्सुअल जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते हैं वो हेटेरोसेक्सुअल होते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब एक अट्रैक्शन माँ का लड़के के साथ होता है, लड़के लड़की का अधिकतर आप देखो पिता की तरफ झुकाव होता है, या पिता का लड़की की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। वो लड़के को एक बार डांट देंगे लेकिन लड़की को नहीं डांटेंगे। माँ एक बार लड़के को प्यार करेगी, लड़की को डांट देगी, ठीक है। व्हाट इज नार्सिसिस्ट स्टेज? ये क्या है? नार्सिसिस्टिक स्टेज क्या है? हाँ, नार्सिसिस्टिक स्टेज का मतलब होता है स्वयं से प्रेम। जब बच्चे, आपने देखा होगा मेनली एडोलेसेंस, अपने आप को देखते रहते हैं शीशे में और वो गाना गाते हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ, मुझे खुद से प्यार है, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। या वो बोलते नहीं है कि मेरे सिवा तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, इस टाइप की अगर वो बातें करते हैं तो दैट इज़ नार्सिसिस्ट, ठीक है। और नार्सिसिज्म जो है या नार्सिसिस्ट जिसे हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड नार्सिसिस्ट से आपके जो है नार्सिसिस्ट निकला है। इसके पीछे एक कहानी है। एक ये ग्रीक में, यूनान में एक लड़का था, मतलब राजकुमार था, और वो राजकुमार जो था उसका नाम था नार्सिसस। वो इतना सुंदर था, मतलब कहते हैं वो इतना सुंदर था कि वो बहुत घमंड में आ गया था इस चीज़ को लेकर के, और उसने खुद की छवि देख ली थी पानी में और वो पागल हो गया था। वो इतना पागल हो गया था, उसे लग रहा था कि ये कोई दूसरा है पानी के अंदर। वो खुद को उसने, क्योंकि बहुत पहले की बात है, ग्रीक जो आपके ये होते हैं ना यूनान, इस साम्राज्य से जुड़ी हुई है, कि वो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बस शॉर्ट करके बता रही हूँ। वो सबको इंसल्ट करता था और वो खुद से बहुत प्यार करता था, सेल्फ से। उसने कभी खुद को देखा नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि वो इतना सुंदर था कि उसे कोई भी देख के पागल हो जाता था। तो स्वयं से प्रेम मतलब इतना लगाव, स्वयं से इतना अटैचमेंट हो जाना, तो उसको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जब एडोलेसेंस खुद से प्यार करते हैं। तो उसने खुद को पानी में देखा और वो पागल हो गया कि मुझे इस आदमी के साथ जो है शादी करनी है। खुद को पानी में, अपना खुद का अक्स पानी में देख करके वो पागल हो गया था, तो और मर गया था आई थिंक। तो ये उसी से आया है नार्सिसिस्ट। ये ग्रीक में आपके एक राजकुमार था, एक देवता का बेटा था, नार्सिसस उसका नाम था। और जो डिसऑर्डर है ये एक आपको पता नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर कोई आपके आसपास ऐसी बातें करता है, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, क्या ना, चलो हम तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लेकर के आते हैं, तुम साइकोटिक हो चुकी हो, ठीक है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये एक बीमारी है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर हो गया दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन। बताइए, नियासिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से, तेजी से। क्या हो जाएगा आपके आंसर? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बॉडी में नियासिन को कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, शिशु को खसरे का टीका किस उम्र पर लगता है? वैक्सीन से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में है, अभी किया था, अभी ने इसको डिस्कस किया था। मीजल्स का टीका आपके 9 मंथ पर लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट बताइए, एक शिशु लगभग इस उम्र पर कूइंग करने लगता है, तो क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, ये आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है। जैसे हमने लोकोमोशन की स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, रोलिंग, हीचिंग, इस तरीके से पढ़ा था ना, और स्टैंडिंग करके, तो क्रीपिंग, क्रॉलिंग, हाँ, फिर उसी तरीके से ये आपकी लैंग्वेज की हैं, कूइंग, क्राइंग, क्राइंग से स्टार्ट होता है, क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, है ना। तो ये कौन से स्टेज पे आता है? लगभग 2 मंथ ऑफ एज, ठीक है, 2 मंथ ऑफ एज पर। बैबलिंग आई थिंक 6 मंथ पे आता है, जब बच्चा बाबा मामा करने लगता है ना। और 112 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है आपको, ट्रू स्टेटमेंट चुननी है। बताइए, वूल कंटेन द प्रोटीन कैरेटिन, wool contains sulfur, wool loses its strength when wet, alkali does not damage wool। बताइए सही वाक्य चुनिए, जल्दी से आंसर करिए।
वूल कंटेन द प्रोटीन केराटिन, बिल्कुल सही बात है, वूल में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वूल कंटेन सल्फर, एकदम करेक्ट बात है, वूल में सल्फर पाया जाता है। गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, 40% तक कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। एल्कलाई डज नॉट डैमेज वूल, ये बात आपकी गलत है। एल्कलाई क्षार का प्रयोग करने से ऊन कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर सही वाक्य पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रह गया, बताइए भारतीय मानक के ब्यूरो द्वारा सोने और चांदी पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह दिया जाता है, इको मार्क, हॉल मार्क, गोल्ड मार्क, वूल मार्क। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। सोने चांदी पर कौन सा मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, गोल्ड मार्क कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज्वेलरी पे आपके हॉल मार्क दिया जाता है, गोल्ड मार्क जैसा कोई मार्क नहीं होता है, जितनी भी ज्वेलरी होती है उनके पर हॉल मार्क होता है। इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे दिया जाता है, वूल मार्क वूल के ऊपर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता नियम अधिनियम के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है, किस अपने अधिकार के तहत, आंसर करिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सिलेक्ट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंपनसेशन, बताइए किस अधिनियम के अधिकार के तहत आप किसी भी हानिकारक वस्तुओं की बिक्री के पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, जैसे कि मैंने आपको एक बार बोला था एक वीडियो में कि ऑलवेज जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसके पीछे का इंग्रेडिएंट चेक करो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, ले भी नहीं सकती यहाँ पर, आप कोई भी किसी भी तरीके का बिस्किट खा रहे हो, अगर वो आपसे कह रहा है कि इसमें गेहूं है तो पीछे चेक करके देखो कितना % गेहूं है। अगर कोई कह रहा है इसमें बादाम है, कैशू नट्स हैं, तो प्लीज़ चेक द इंग्रेडिएंट्स कि उसमें कितने % जो वो आपको बेच रहे हैं बोल के, इसमें तुलसी है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमाका है, वो कितना % है, ठीक है। अगर उसका % बिल्कुल ठीक है, 50% अगर वो हमसे बोल रहा है कि हम आटे का बिस्किट दे रहे हैं, गेहूं का बिस्किट दे रहे हैं, तो कम से कम 70% तो गेहूं होना चाहिए उसमें, है ना, तभी तो फिर वो गेहूं का बिस्किट बनेगा। तो देखिए क्या 50 to 70% गेहूं उसमें है, या वो आपको मैदा दे रहे हैं, या वो उसको पाम ऑयल दे के आपको खिला रहे हैं। पाम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये सब चीज़ें आप चेक करिए, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी जाएगा। नेक्स्ट बताइए 1-1-15 का आंसर करिए जल्दी से सारे बच्चे। डेनिम बनाने हेतु कौन सी वीव अपनाई जाती है, डेनिम सभी को पता है, ट्विल वीव, ट्विल वीव का एग्जाम्पल है आपके डेनिम्स। ट्विल वीव के लिए, ट्विल वीव का यूज डेनिम बनाने में किया जाता है। 116 का आंसर करिए। सेवाओं वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है, जल्दी से बताइए। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ सोर्स ऑफ मनी इनकम, साइकिक इनकम, रियल इनकम, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द सोर्स ऑफ, एज इट इज मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया जब मैंने इनकम आपको पढ़ाया है। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द नोन ऑफ रियल इनकम, वास्तविक आय। क्या हो जाएगा आंसर आपके, वास्तविक आय। चलिए पोलियो का उद्भवन काल कितने दिन का होता है, पोलियो का, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो इज, तो आपके 21 डेज का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है, 21 डेज का। चलिए नेक्स्ट बताइए, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है। द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ पीनट्स, ऑक्सलेट, गोइट्रोजन्स, अफ्लाटॉक्सिन्स या बोtulism टॉक्सिन, जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सलेट फाइटेड आपके राजमा वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। गोइट्रोजन्स घट के जो आपके आयोडीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती बॉडी में, जैसे लाइक पत्ता गोभी, इन सब में, फूल गोभी, शलगम में वगैरह में पाया जाता है। इसमें होगा एफ्लाटॉक्सिन्स, क्या हो जाएंगे, एफ्लाटॉक्सिन्स, जो मूंगफली को खराब कर देते हैं। एंड मूंगफली इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नियासिन, ठीक है, विटामिन B3 का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक बताइए। फॉर्मल टेक्निक, एक होती है आपके फॉर्मल टेक्निक, होती है आपके पेन पेंसिल टेक्निक, उसे आप इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मल टेक्निक का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, माइक्रोमोशन एनालिसिस, क्योंकि जितने भी चार्ट हैं वो सब किस में जाते हैं, पेन पेंसिल में जाते हैं। चार्ट तो बनेगा ही पेन और पेंसिल, पेंसिल पेन पेंसिल, पेन पेंसिल टेक्निक से ही बनेगा, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइक्रोमोशन। 120, अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाया गया स्क्वैश में ये डालकर परिषद किया सकता है, आप प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द एडिंग ऑफ फ्रूट स्क्वैशेस, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल। कैसे कर सकते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, विनेगर, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और ये हमने फूड में डिस्कस किया है।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ऑप्शन जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 121 देखते हैं। निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का यूज करते हैं आप। बिल्कुल जो कलर है एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कलर स्कीम का नाम बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, मोनोक्रोमैटिक या एनालॉगस? आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्या आंसर हो जाएगा? एनालॉगस कलर स्कीम। ये कलर है, इसके पास वाला कलर हम यूज कर रहे हैं, तो एनालॉगस हो गया ना। मोनोक्रोमैटिक का मतलब, क्रोम मतलब कलर, जब हम सिंगल कलर के टिंट्स एंड शेड्स का यूज करते हैं, रेड के ही टिंट्स एंड शेड्स, मतलब रेड के ही डार्क, रेड के ही लाइट्स कलर का यूज कर रहे हैं, दैट इज मोनोक्रोमैटिक। लेकिन जब हम कलर व्हील के आसपास के रंग यूज कर रहे हैं, तब उसको हम बोलते हैं एनालॉगस कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री तो आमने सामने वाले हो गए, और ट्राइड तो ये हो गए, ठीक है। ट्राइड में आपके प्राइमरी का भी बनता है, सेकेंडरी का भी बन जाता है ट्राइड, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। चलिए, भोजन पकाने की इस विधि में नमी और ताप आवश्यक है, बताइए कौन सा मेथड है कुकिंग का? इन्वॉल्व्स मॉइस्ट एंड हीट, ग्रिलिंग, बेकिंग, पोचिंग, या ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग? जल्दी से आंसर करिए। ग्रिलिंग बिल्कुल सूखी होती है, ठीक है। बेकिंग बिल्कुल सूखी होती है। नमी ताप पोचिंग, पोचिंग में आप जो है वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, है ना, और बहुत ही स्लो मीडियम होता है इसका, और धीमी आंच पर आप इसको पकाते हैं, पोचिंग, दैट इज पोचिंग। नेक्स्ट देखिए, काली खांसी को इस और दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जान सकते हैं आप काली खांसी को? पर्ट्यूसिस, डिफ्थीरिया, रुबेला या मम्प्स? तो बॉर्डिटुला पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं, बी पर्ट्यूसिस, काली खांसी, वोपिंग कफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की जंग के धब्बे को किससे हटा सकते हैं आप? आयरन रस्ट को, एसीटोन, टर्पेंटाइल ऑयल, मिथिलाइड स्प्रिट या ऑक्सैलिक एसिड? आंसर करेंगे सारे बच्चे। लोहे की जंग के धब्बे को ऑक्सैलिक एसिड से आप हटा सकते हैं। किससे हटा सकते हैं? ऑक्सैलिक एसिड से। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास वाहन की सुविधा किसके एग्जाम्पल्स हैं? देखो कितने ऑसम तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ये होता है वे तरीका पूछने का। साफ लिखा है रियल डायरेक्ट इनकम या रियल इनडायरेक्ट इनकम। पागलों जैसे नहीं लिख दिया मनी इनकम या डायरेक्ट इनकम या वैसा। इसमें एग्जैक्टली वो पूछ रहे हैं, ठीक है। और वो भी जो क्वेश्चन पूछा गया था टीजी में, वो भी गलत नहीं पूछा गया था, वो इनकम के बेस पर पूछा गया था, लेकिन आपके दिमाग में धंसा रहता है कि नहीं अगर फ्री की बात आ रही है तो वो डायरेक्ट इनकम की बात आ रही है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके, क्या आंसर हो जाएगा? किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास वाहन की सुविधा रियल डायरेक्ट इनकम की बात है ना। जब आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया और आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया आपको? रियल डायरेक्ट इनकम, है ना। कोई पैसा खर्च नहीं किया, कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं कराया उसने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिलवटों को हटाने के लिए औद्योगिक स्तर पर कपड़ों को इस्त्री करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? मर्सराइजिंग, स्टिफनिंग, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग? जल्दी से आंसर करेंगे। मर्सराइजेशन तो आपके कॉटन फैब्रिक के ऊपर किया जाता है, कॉटन पे स्पेशली चमक वगैरह लाने के लिए। स्टिफनिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है वस्त्रों को कड़ा करने के लिए, साइजिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि फैब्रिक को अच्छे से बुना जा सके, बनाया जा सके। फिर इसके इसकी डिसाइजिंग की जाती है। टेंटरिंग, किनारों को काट पीट के चारों ओर से कपड़े को, वस्त्र की चौड़ाई को बराबर करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपकी कैलेंडरिंग, आपको सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण हो सकता है। ड्यूरिंग मैचुरेशन एग्जांपल्स ऑफ फाइलोजेनेटिक फंक्शन में बी सिटिंग एंड वॉकिंग, स्विमिंग एंड बॉल थ्रोइंग, राइडिंग बाइसिकल या रिटर्निंग? क्या हो जाएगा? राइटिंग क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर आपके होगा सिटिंग एंड वॉकिंग। क्या आंसर हो जाएगा? सिटिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। 128 में चलते हैं। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने का इशारा क्या कहलाता है? कि वह गोद में उसको उठा लो, वह भूखा है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है, उसे ठंड लग रही है। बताओ, बच्चा एक मुंह से भोजन निकाल दे रहा है, आप खिला रहे हो, वो थूक दे रहा है। क्या आप इसको हो जाएगा? इसका मतलब छोटा बच्चा है, नहीं खा रहा है, सेटिस्फाइड है और नॉट हंग्री है। ऑप्शन नंबर 3, भूखा नहीं है, मत खिलाओ कह रहा है बेचारा। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु के पैर के तलवे को छूने पर पंजों को बाहर निकालता है, मोड़ता है, सिकोड़ता है। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स? वेरी इजी। उसके पैर के पंजे को आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, पंखे के समान फैला लेगा, ठीक है, सिकोड़ेगा। हाँ, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? बेबिन्स की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर स्टेज है। बताइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं आपसे जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग। जल्दी बता दीजिए।
0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 16, 0 to 2, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लैक्टोज किस किस इकाई से मिलकर बनता है? लैक्टोज मिल्क शुगर को बोलते हैं। मिल्क में पाई जाने वाली शुगर लैक्टोज होती है। किन 2 यूनिट से मिलकर बनती है? ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज, ठीक है। केवल एक ऐसी शुगर है जो आपको एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। लैक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल से प्राप्त होता है, एनिमल्स मतलब मिल्क से प्राप्त होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? जल्दी से आप आंसर करेंगे आप। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। ग्लूकोज से आपके माल्टोज बनता है, ठीक है। एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपके सुक्रोज बनता है, ठीक। चलिए ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नॉवेल्टी यान नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से नॉवेल्टी यान नहीं है? लूप, ग्रैंडल, नॉट, मल्टीपल प्लाइस। मल्टीपल प्लाई आपके नॉवेल्टी यान नहीं है, है ना। मल्टीपल प्लाई आपके नॉवेल्टी यान नहीं है, जबकि ग्रैंडल, लूप एंड नॉट आपके सब नॉवेल्टी यान, या आप इसको फैंसी यान्स भी बोल सकते हैं, सब एग्जांपल्स हैं, बट मल्टीपल प्लाई नहीं है। 133 का आप आंसर करेंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जब आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, मेगा हो जाता है। विटामिन B12, आयरन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर माना जाएगा इसमें? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की वजह से होता है, फोलिक एसिड की कमी से, और इसको B12 के साथ भी कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ आंसर सही होगा, ठीक है। वैसे तो विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और पर्नीशियस एनीमिया जो है आपके विटामिन B12 की कमी से होता है। आयरन की कमी से आपके हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपके कौन सा था? ऑर्थोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेगालोब्लास्टिक जो है, ये दोनों कंसिडर किए जाते हैं मेगालोब्लास्टिक में, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पेशली B9 किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ ही रहे हैं इस तरीके से, तो आप B12 और B9 दोनों के साथ जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर करेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसको, ठीक। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं? फॉलोइंग फैक्टर्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, बताइए किसकी वजह से आपके फूड में या किसी भी चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं? स्पेशली ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तापमान, हवा, नमी सब चाहिए उन्हें, है ना, ग्रो करने के लिए ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए ओल्ड पीपल्स को? बड़े बटन, जिपर वाले, मजबूत सिलाई, ढीले, आरामदायक, सभी विकल्प सही हैं। कैसे पहनने चाहिए? यहाँ पर आपको सभी विकल्प सही हैं। बड़े बटन, जिपर वाले वस्त्र, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, छोटे बटन दिखाई दें ना दिखाई दें, है ना। मजबूत सिलाई हो भाई, और ढीले और आरामदायक वस्त्र भी हो। सिलाई भी उनके फैब्रिक्स की मजबूत होनी चाहिए। कोई भी फैब्रिक हो, ड्यूरेबल स्टिचिंग होनी चाहिए। अगर ड्यूरेबल नहीं होगा तो दिक्कत कर जाएगा। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए। ड्रामेटिक प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड, ड्रामेटिक प्ले कर रहे हैं आप, किसी चीज़ का ड्रामा प्ले कर रहे हैं, उसको और क्या कह सकते हैं आप? एक्सप्लोरेटरी प्ले, मेक बिलीव प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, या ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग? आंसर बताइए। ड्रामेटिक प्ले को आपके मेक बिलीव प्ले के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेक बिलीव प्ले, ठीक है। ड्रामा रोल प्ले कर रहे हैं, ड्रामेटिक प्ले कर रहे हैं, आप ऐसा ड्रामा करके दिखाते हैं, आदमी को विश्वास होने लगता है, हाँ बिल्कुल सच्चा ऐसा ही हुआ होगा। ड्रामेटिक प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए। ऑल रिसोर्सेज आर यूजफुल, एकदम करेक्ट है। ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। टाइम इज एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, एकदम गलत है। हर संसाधन का एक विकल्प है। एवरी रिसोर्स हैज़ एन ऑल्टरनेटिव, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपसे इनकरेक्ट पूछा है? तो हमने बता ही दिया। समय भैया 24 आवर्स हैं सबके पास, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो हम हो, ठीक है। समय असीमित संसाधन है, ये बात गलत है। समय सबसे सीमित साधन है, और हर रिसोर्स का आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। हर रिसोर्स का आप एक ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, हैज़ एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। चलिए, तजुर्बे की कमी और निरंतर आलोचना का क्या परिणाम हो सकता है? आपके पास एक्सपीरियंस भी कम है और बराबर आप जो है आपको कॉन्टिन्यूअस क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बोर्डम फटीग, फ्रस्ट्रेशन फटीग, फिजिकल फटीग, ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बताइए कौन सी फटीग होगी आपको?
फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, कुंठा जनित, चिढ़ जाएंगे, गुस्सा आने लगेगी आपको, क्योंकि बराबर आपके पास क्या हो रही है? आलोचना सहनी पड़ रही है ना? तजुर्बा भी कम है, आलोचना सहनी पड़ रही है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और ये आमतौर पर बच्चों में होता है। बताइए, सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटी फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर? आंसर करिए। इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना? हरी जो स्टिक होती है वो कच्ची होती है ना, तो बच्चों की हड्डियां भी कच्ची होती हैं, आमतौर पे टूट जाती हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्टोमॉर्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है, एक एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है। एंडो मतलब जो अपने में ही रहते हैं, एक्टो मतलब जो दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। वो कैसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं? गोल मटोल, भारी लंबे, लंबे पतले, नाटे भारी। जल्दी से बताइए। वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एंथुजियाज्म होता है उनके अंदर और वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, पिंसर ग्रास्प बताइए, हमने टेलीग्राम पर इसको खूब डिस्कस किया है। पिंसर ग्रास्प इस उम्र के आसपास आपके विकसित होता है। जल्दी से आंसर बताइए। पिंसर ग्रास्प अपनी जो ये फिंगर है, थंब और जो आपके ये फर्स्ट फिंगर होती है, इन दोनों से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको हम पिंसर ग्रास्प बोलते हैं। ठीक है, बताइए। 9 से 12 महीने में आती है स्टूडेंट्स, 9 से 12 महीने में किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऐसे थंब से, और ये थंब है मान लो, और ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है इसके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे दबा लेते हैं, पिंसर ग्रास्प बोलते हैं। ठीक है, समय प्रबंधन का लाभ क्या है बताइए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट? प्रायोरिटी इज गिवन to important jobs. Leisure time is available for rest and entertainment. Peak workload are avoided. All options are correct. आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दे सकते हैं आप, समय प्रबंधन करेंगे तो। आराम मनोरंजन हेतु विश्राम का समय उपलब्ध होता है। पीक वर्कलोड, अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है। सभी विकल्प सही हैं। आंसर करिए। 142 का सभी विकल्प सही हैं, सारे ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो करेंगे। ठीक है, अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे और पीक वर्कलोड से आप बच पाएंगे। ठीक, चलिए। पाश्चराइजेशन का उच्च तापमान, कम समय, HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर हाई रहेगा शॉर्ट टाइम के लिए, किस तापमान की आवश्यकता होती है? बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दी से। 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, 72 डिग्री सेल्सियस 4 सेकेंड्स, 68 फॉर 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा 143 का। 72 डिग्री सेल्सियस दैट इज 165 डिग्री फ़ारेनहाइट केवल 15 सेकेंड के लिए। टेम्परेचर हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, टाइम कितना रहेगा? 15 सेकेंड। 62 डिग्री सेल्सियस होता है दूसरा वाला LT और वो 30 मिनट्स के लिए होता है ना। शॉर्ट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम, है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके, वो दूसरा वाला मेथड हो गया। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड। बास्केट बुनाई बताइए, निम्नलिखित बुनाई का प्रकार है। सिंपल, ट्विल, सटेन, लिनो। बास्केट वीव जो है वो किसका वेरिएशन है? साफ पूछ रहे हैं वेरिएशन आपसे, जल्दी से आंसर करिए। प्लेन वीव का, सिंपल वीव का, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमदा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताइए, नमदा किससे बनता है? वोवन फैब्रिक से, फेल्टेड फैब्रिक से, निटेड से, ब्रेडेड से। जल्दी बताइए, नमदा किससे बनाते हैं आप? नमदा किसका एग्जाम्पल है? फेल्टेड फैब्रिक का। किसका एग्जाम्पल है? फेल्टेड फैब्रिक का, जिसमें आप नमी दाब से जो है रेशों को आपस में चिपका करके फैब्रिक को बना देते हैं। ठीक है, नमदा उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मिक्सिडीमा निम्न में से किसकी कमी से होता है? बताइए, मिक्सिडीमा किसकी कमी से होता है? आयरन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या आयोडीन? किसकी कमी से आपको मिक्सिडीमा कॉज होता है बच्चों में या बड़ों में? वृद्ध बच्चों में तो क्रेटिनिज्म कॉज होता है ना। हाँ, आयोडीन की कमी से आपके मिक्सिडीमा कॉज होता है। बताइए, निम्नलिखित में से गैर मानव संसाधन कौन सा है? द फॉलोइंग आर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर 2 टाइप्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। एनर्जी, टाइम, नॉलेज, एटीट्यूड, मनी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। इसमें से कौन सा गैर मानव संसाधन है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो भाई, धन और सामुदायिक संसाधन गैर मानव संसाधन हैं, दे आर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जबकि एनर्जी, टाइम, नॉलेज एंड एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी हर एक आदमी के अंदर है। देखो यहाँ लिखा है, टाइम इज अ ह्यूमन रिसोर्स, टाइम इज अ ह्यूमन रिसोर्स, हमेशा बोला है मैंने ये बात, समय मानव संसाधन है। ठीक है,
रेयॉन को निम्न में से किसमें वर्गीकृत कर सकते हैं आप? नेचुरल एंड रीजेनरेटेड फाइबर, मैन मेड एनिमल फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर, मिनरल फाइबर। रेयॉन इज क्लासिफाइड एज अ, बताइए रेयॉन क्या है? नेचुरल एंड रीजेनरेटेड फाइबर है। कैसा फाइबर है? रीजेनरेटेड आपके फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 149, किसके अनुसार इड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग हैं? बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। हु सजेस्टेड दैट इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी? सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे। ये सभी विकल्प गलत हैं। दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है आपके पर्सनालिटी को इड, ईगो एंड सुपर ईगो में डिवाइड किए हैं। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं? द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली: प्रोटेक्टिव फंक्शन, इमोशनल एंड इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल एंड एजुकेशनल फंक्शंस, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। भैया परिवार के सब काम होते हैं। परिवार हमें सुरक्षा देता है, परिवार के साथ हम इमोशनली जुड़े हैं, हमें पैसा भी हमारी फैमिली से मिलता है जब तक हम खुद डिपेंड नहीं हो जाते हैं ना। सामाजिक शैक्षिक कार्य सब हमारी फैमिली करवाती है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये एक PYQ पेपर था एस्टेट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इजी तो था ही। आई होप वेरी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि और PYQ आपको दे सकूँ, आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ जो है सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते चलिए, ठीक है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं दूसरा इसी तरीके से PYQ सेट आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। बाय।